मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज राष्ट्रपति की अगली शक्तियों की चर्चा करें। पिछले चर्चा में राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां हैं उस पर चर्चा हुई थी, जिसमें हमने कार्यपालिक शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियों पर विचार किया। आज राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में चर्चा करें। यह 5वीं नंबर की शक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तियां, विशेष करके जब देश में सुरक्षा खतरे में पड़ जाए, जब देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए या कोई ऐसा आसन्न संकट आ जाए अथवा बाह्य आक्रमण के कारण देश की अखंडता और एकता प्रभावित हो रही हो, तब राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। संविधान 3 प्रकार के आपातकालीन संकटों का प्रावधान करता है। यह संकटकालीन प्रावधान 1919 में गठित जर्मनी के वाइमार गणराज्य के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान 3 प्रकार के संकटों का प्रावधान करता है। उसमें प्रथम है आंतरिक एवं बाह्य संकट, दूसरा है संवैधानिक संकट राज्यों के लिए, और तीसरा है वित्तीय संकट। सबसे पहले देखें आंतरिक और बाह्य संकट। बाह्य संकट को पहले देखें, आंतरिक संकट की चर्चा इसके तत्काल बाद करेंगे। बाह्य संकट क्या है? यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए, समाधान करने की बात है, समाधान बहुत व्यापक चीज है। यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि किसी बाह्य आक्रमण के कारण या ऐसी कोई संभावना के कारण देश की सुरक्षा और अखंडता खतरे में पड़ गई है, तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा के पहले उसे मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श चाहिए। जब मंत्रिमंडल, पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल आपातकाल के संदर्भ में किया गया है अनुच्छेद 352 में, अन्यथा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पूरे संविधान में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर होता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। इतना अभी मान लीजिए, मंत्रिमंडल का मतलब होता है ऐसे मंत्रियों का समूह जो किसी विभाग के मुखिया हैं, जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री वगैरह वगैरह, ये किसी विभाग के मुखिया या किसी विभाग का प्रभारी, इन सब को मिलाकर के मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब कर सकेगा जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में परामर्श देवे, मौखिक नहीं। ये लिखित परामर्श का प्रावधान 44वां संशोधन 1978 के अंतर्गत किया गया है। और 44वां संशोधन में और कौन कौन से प्रावधान है, इसकी चर्चा अभी करेंगे। तो जब राष्ट्रपति मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श प्राप्त कर ले, तब वह बाह्य संकट की घोषणा कर सकता है। जैसे ही उसने घोषणा की, इस घोषणा को 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। 2/3 बहुमत। यदि मान लीजिए उस समय लोकसभा विघटित है या घोषणा के बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो अकेले राज्यसभा उसको 2/3 बहुमत से पारित करेगी। इसके बाद जब कभी भी लोकसभा का गठन होगा, तो लोकसभा अपने गठन के बाद प्रथम अधिवेशन के 30 दिन के अंदर उस आपातकाल के प्रावधान को स्वीकृति देगी, अन्यथा 2/3 बहुमत से स्वीकृति देगी, अन्यथा यह आपातकालीन प्रावधान समाप्त माना जाएगा। संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से स्वीकृति देंगे और यह आपातकाल अगले 6 माह तक की स्थिति बनी रहेगी, मतलब कि जारी रह सकती है।
इस 6 माह के बाद भी यदि आपातकाल लागू करने की आवश्यकता पड़े तो संसद के दोनों सदन पुनः 2/3 बहुमत से इस पर अपनी स्वीकृति देंगे। और जब तक इस प्रकार की संकट की स्थिति है, तब तक हर 6 महीने में संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से स्वीकृति देकर के उस आपातकाल का नवीनीकरण करते जाएंगे। ये बाह्य संकट का मौलिक तत्व है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है कि राष्ट्रपति पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में ऐसी बाह्य संकट की घोषणा कर सकता है, पूरे देश में अथवा किसी देश के किसी भाग में। फिर 1 माह में संसद की स्वीकृति। फिर उसके आगे है कि इस घोषणा को जब राष्ट्रपति इस प्रकार की घोषणा करता है तो युक्तियुक्त कारणों से राष्ट्रपति ने घोषणा की है या केवल हवाई में संकट सोच करके या समाधित होकर के घोषणा कर दी। इस परिस्थिति को न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार इस संदर्भ में बढ़ा दिया गया है कि राष्ट्रपति जिन परिस्थितियों में आपातकाल की उद्घोषणा करता है, उन परिस्थितियों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और आगे इसमें अब देखें 44वें संशोधन में कौन कौन से उपाय किए गए थे। 44वां संशोधन 1978 में किया गया। थोड़ी सी आपको उसकी कहानी सुनाऊं। 1971 में रायबरेली क्षेत्र से श्रीमती गांधी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई। उनका प्रतिद्वंदी था राजनारायण। राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्रीमती गांधी के निर्वाचन को चुनौती दी, यह कह करके कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव में भ्रष्ट उपायों का सहारा लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसकी सुनवाई की और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को इस मामले में अपना फैसला सुनाया। और इस फैसले में जस्टिस सिन्हा ने श्रीमती गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया और अगले 6 माह के लिए, अगले 6 वर्ष के लिए उन्हें किसी भी पद पर रहने से वंचित कर दिया। लेकिन जस्टिस सिन्हा ने अपने आदेश में यह भी लिखा कि यह निर्णय 1 माह के बाद लागू होगा और 1 माह के अंदर यदि श्रीमती इंदिरा गांधी चाहें तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ये घटना है 12 जून 1975। और उस समय 1975 की घटना ही भारत में विरोधी दलों का एकमात्र नारा था, इंदिरा हटाओ। और यह उनका काम 1971 से लगातार चलता आ रहा था। उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। तो विरोधी दलों को थोड़ा सा मौका चाहिए था, उन्हें मौका मिला। अब पूरे देश में विरोधी दलों ने आंदोलन की बाढ़ लगा दी। पूरे देश में आंदोलन होने लगे, प्रदर्शन होने लगे, जुलूस होने लगे और श्रीमती गांधी को अपनी कुर्सी बचा पाना बहुत मुश्किल लगने लगा। तब श्रीमती गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए 25 जून 1975 की रात को 12 बजे राष्ट्रपति से मिलकर के आंतरिक आपात की उद्घोषणा पर हस्ताक्षर लिया। रात को 12 बजे आंतरिक आपात की उद्घोषणा हो गई और अगले दिन सूर्योदय के पहले तक जितने भी विरोधी दल के नेता थे, ये सब के सब नेता मिसा के अंतर्गत जेल में डाल दिए गए। यही कार्यवाही 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करते हुए की थी। और
इस बीच जितने भी नेता बचे उन सबको भी एक एक करके मिसा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया। सवेरा हुआ 26 जून हुआ। 26 जून 1975 को सवेरे 8 बजे श्रीमती इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। उस बैठक में इस आपातकाल की घोषणा को मंत्रिमंडल से स्वीकृति दी गई। देखिए, सामान्य नियम यह है कि मंत्रिमंडल अपनी बैठक में निर्णय लेगा, उस निर्णय को परामर्श के रूप में वह राष्ट्रपति को बताएगा और राष्ट्रपति उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी करेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने रात को 8-9 बजे जाकर के राष्ट्रपति से चर्चा की, अपने विवेक से निर्णय लेकर के चर्चा की और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे उस समय, उस आदेश पर सिग्नेचर हो गया। रात को 12 बजे वह आदेश लागू हो गया। आपातकाल की घोषणा रात को 12 बजे लागू हो गई। अगले दिन सवेरे उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक में इस निर्णय को, परामर्श को उन्होंने मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्राप्त किया। तो ये कहानी थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने विभिन्न आदेश जारी करके मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के प्रावधानों को बहुत कड़ा बना दिया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। नो अपील, नो वकील, नो दलील। किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक के लिए जेल में निरुद्ध करके रखा गया। लाखों लोग पूरे भारत में मिसा के अंतर्गत जेल में ठूंस दिए गए। मौलिक अधिकारों का निलंबन हो गया। सर्वोच्च न्यायालय को बिल्कुल पंगु बना दिया गया। स्वाभाविक आपातकाल में सर्वोच्च न्यायालय के बिल्कुल मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बिल्कुल पंगु ही हो जाता है। और यह आपातकालीन व्यवस्था 19 महीने तक रही, मार्च 1977 तक। और इस 19 महीने में विरोधी दल कहते हैं, और यह बाद में प्रकट भी हुआ, अनेक प्रकार की कड़ाइयां की गई, अनेक प्रकार के अत्याचार भी हुए। जब 1977 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा को विघटित करके नए निर्वाचन का फैसला किया, तो जितने भी विरोधी दल के नेता थे इन सबको जेल से छोड़ दिया गया ताकि चुनाव में भाग ले सके। 1 माह के अंदर इन विरोधी दलों में एकता की स्थापना हुई और उन्होंने एकजुट होकर 1977 के लोकसभा के चुनाव को लड़ा। और क्योंकि आपातकालीन प्रावधानों से पूरे देश की जनता त्रस्त थी, इसलिए उन्होंने विरोधी दलों को पूरा समर्थन दिया और इंदिरा कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय हुई। नई सरकार बनी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, चरण सिंह गृह मंत्री बने और उसके बाद आपातकालीन प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए जनता सरकार ने 44वां संशोधन प्रस्तावित किया संसद में। पहले लोकसभा में पेश हुआ, लोकसभा में पास हो गया 2/3 बहुमत से। जब राज्यसभा में भेजा गया तो राज्यसभा में जनता पार्टी का बहुमत नहीं था और तब राज्यसभा ने कुछ प्रावधानों में संशोधन करने के लिए लोकसभा पर दबाव डाला। तब जनता सरकार को विवश होकर राज्यसभा की बात माननी पड़ी और इसके बाद फिर राज्यसभा ने भी स्वीकृति दे दिया। तो 44वां संशोधन 1978 में क्या प्रावधान किया गया था इसको देखिए। पहले 44वां संशोधन के पहले यह व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर करेगा, वो तो ठीक है, लेकिन लिखित परामर्श का प्रावधान नहीं था। 44वां संशोधन में कहा गया मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श चाहिए। 1 नंबर 2, पहले संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति 2 माह के अंदर लेने का प्रावधान था। अब इसको कहा गया 1 माह के अंदर स्वीकृति लेनी पड़ेगी संसद से और
पहले साधारण बहुमत से दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती थी। अब 44वां संशोधन के अंतर्गत कहा गया कि दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से स्वीकृति चाहिए। और इसके बाद मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता था पहले एक लाइन में, अब व्यवस्था की गई नहीं। 20 और 21वां अनुच्छेद, जिसने अपराध के संरक्षण के विषय में अधिकार, और दूसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन दो स्वतंत्रताओं को 20 और 21 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक स्वतंत्रताओं को किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं किया जा सकता, निलंबित नहीं किया जा सकता। भविष्य में इस प्रकार से आपातकालीन अधिकारों का दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वां संशोधन में ये आवश्यक उपाय किए गए। इसके बाद श्रीमती गांधी ने अपील किया सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती गांधी के चुनाव को जो अवैध घोषित किया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, उसको निरस्त किया और श्रीमती गांधी के निर्वाचन को उसने पुष्ट कर दिया। ये 26 जून 1975 की घटना है, या 75 से 77 की भी घटना है। इसमें आंतरिक आपात भी सम्मिलित है। मूल संविधान में, मतलब 44वां संशोधन के पहले मूल संविधान में प्रावधान था कि यदि आंतरिक अशांति है, उत्पन्न हो गई है, तो आंतरिक अशांति के लिए भी राष्ट्रपति आंतरिक आपात की घोषणा कर सकता है। 44वां संशोधन में व्यवस्था की गई कि आंतरिक अशांति यदि हो तो उस पर आपातकाल की घोषणा नहीं की जाएगी, अपितु आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्द लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। यदि देश में कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो गया तो देश की सुरक्षा और एकता यदि खतरे में पड़ जाए, तब राष्ट्रपति आंतरिक आपातकाल की घोषणा करेगा। और देखिए 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, तब पंडित नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन से अनुरोध करके बाह्य संकट की घोषणा करवाई थी। यह बाह्य संकट 1962 से लेकर के 1968 तक चलता रहा, क्योंकि पहले का प्रावधान ऐसा था कि एक बार यदि संसद की स्वीकृति मिल गई 2 महीने के अंदर, तो आप जब तक चाहें तब तक आपातकाल को ले जा सकते हैं, दोबारा संसद से स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अब प्रावधान किया गया कि घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों की 2/3 बहुमत से स्वीकृति आवश्यक होगी और एक बार में 6 माह तक आपातकालीन प्रावधान लागू रह सकते हैं। यदि आपको और इस अवधि को बढ़ाना है तो दोबारा संसद से 2/3 बहुमत की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। इस प्रकार से प्रावधानों को कड़ा किया गया। इसके बाद और देखिएगा 1968 में यह आपातकाल निरस्त किया गया, समाप्त किया गया। इसके बाद 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ बांग्लादेश के संदर्भ में, तो 1971 में पुनः आपातकाल की घोषणा हुई और आपातकाल बाह्य संकट चल ही रहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 को आंतरिक संकट की भी घोषणा कर दी। बाह्य संकट तो था, इसके बाद आंतरिक संकट भी शुरू हो गया और यह व्यवस्था 1977 तक चलती रही। वैसे आंतरिक संकट के समय, आंतरिक आपात के समय संकट काल की शक्तियों का जिस सीमा तक उपयोग किया गया, उस सीमा तक इसके पहले कभी भी अधिकारों का उपयोग शासन ने नहीं किया था। ये संकट काल के कुछ प्रावधान हैं। अब देखें, जब राष्ट्रपति बाह्य या आंतरिक संकट की घोषणा करता है तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका प्रभाव क्या होगा। सबसे पहले है कि संघ द्वारा राज्यों को निर्देश, जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है, देश का संघीय ढांचा पूरी तरह से समाप्त होकर के एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है और केंद्र सरकार राज्यों को आदेश दे सकती है
कि वह राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करेगी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से होना है, यह राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। दूसरा, संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। यदि देश में आपातकालीन व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए और अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। जबकि राज्य सूची पर राज्यों का अधिकार होता है, लेकिन आपातकाल में संसद को राज्य सूची पर अधिकार दिया गया है। तीसरा, राजस्व वितरण में नियंत्रण। संविधान के जिन अनुच्छेदों में केंद्र के द्वारा राज्यों को राजस्व वितरण का प्रावधान किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार जो भी खर्च करती हैं उसका लगभग 65% राशि केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त करती है, तो केंद्र सरकार के अनुदान पर ही राज्यों का पूरा कामकाज चलता है। तो इस अनुदान के वितरण पर केंद्र सरकार आदेश जारी करके उसको दूसरे प्रकार से परिवर्तित कर सकती है। राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा कि इस प्रकार से वितरण होगा या नहीं होगा, या वितरण में ऐसे ऐसे प्रावधान किए जाते हैं, उसके बाद उस पर संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। चौथा, लोकसभा की अवधि। यदि आंतरिक या बाह्य संकट की घोषणा की गई है तो लोकसभा को भंग नहीं किया जाएगा, अपितु उसके कार्यकाल में प्रस्ताव पारित करके एक बार में 1 वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकती है। और जब तक आपातकाल है तब तक हर वर्ष एक बार प्रस्ताव पारित करके उसकी अवधि में 1 वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। लेकिन जैसे ही आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हुई तो 6 महीने के अंदर नई लोकसभा का गठन होना आवश्यक होगा। जैसे मान लीजिए लोकसभा का विघटन होने वाला है, 5 साल उसका कार्यकाल पूरा होने वाला है, इस बीच संकट की उद्घोषणा हो गई तो लोकसभा 5 साल में जो भंग होने वाली थी, नए निर्वाचन होने वाले थे, नए निर्वाचन नहीं होंगे, अपितु वही लोकसभा अपने कार्यकाल को बढ़ा सकेगी। वैसे ही हुआ 1971 में जब भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ था, बांग्लादेश के युद्ध के बाद, उस 71 की जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल 1976 में पूरा होने वाला था, लेकिन 1976 में प्रस्ताव पारित करके लोकसभा की अवधि को बढ़ा दिया गया और उसका मतलब कि वह लोकसभा 1977 तक चलती रही और 1977 में श्रीमती गांधी ने फिर लोकसभा को भंग करके नए निर्वाचन का आदेश दिए और उस निर्वाचन में फिर इंदिरा गांधी की पराजय हुई। तो उसकी अवधि में एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाई वृद्धि की जा सकती है। फिर अनुच्छेद 19 मतलब स्वतंत्रता का अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है और संविधान के भाग 3 मतलब मौलिक अधिकारों का जो अध्याय है उस पूरे अध्याय को राष्ट्रपति, अनुच्छेद 19 तो यहां पर आ गया, निलंबित हो गया, राष्ट्रपति आदेश जारी करके शेष मौलिक अधिकारों को स्थगित या निलंबित कर सकता है। यहां पर महत्वपूर्ण बात एक है कि अधिकारों का प्रयोग तो हम करते हैं, उस पर उतना ज्यादा प्रतिबंध नहीं होते, चाहे आपातकाल हो चाहे कोई 19 को छोड़ करके। तो फिर परेशानी, तो फिर इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराने की जिम्मेदारी, उसको मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने की जिम्मेदारी न्यायालय को है। आपातकाल में न्यायालय से इस अधिकार को छीन लिया जाता है, मतलब कि न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित नहीं करा सकेगा। अधिकारों का प्रयोग हम करते रहते हैं, लेकिन सरकार यदि आपके अधिकारों को किसी प्रकार से छीनती है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये महत्वपूर्ण है, मतलब मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने की जो शक्ति है न्यायालय की, उसको निलंबित कर दिया जाता है आपातकाल में।
फिर राज्यों की सुरक्षा, इसमें 20 और 21वां अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता आपातकाल में भी। और राज्यों की सुरक्षा केंद्र का दायित्व है और केंद्र और राज्य सरकारें केंद्र के निर्देशों के अनुसार काम करें, यह देखना केंद्र सरकार का अधिकार है कि राज्य सरकारों को चाहिए कि केंद्र के आदेशों का अक्षरशः पालन करें। ये केंद्र सरकार का अधिकार है, तो उसका यह दायित्व है कि राज्य में कि प्रत्येक राज्य की सुरक्षा केंद्र सरकार अच्छी तरह से करे। ये है बाह्य और आंतरिक संकट। इसी के साथ ये बाह्य और आंतरिक संकट समाप्त हुआ। इसके आगे फिर संवैधानिक संकट की चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।